हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन। 1765 में मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया था। दीवान बनने के बाद कंपनी को अपने नियंत्रण वाले भूभाग में आर्थिक मामलों का शासन पूरी तरह करने की छूट मिल गई थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने के लिए नहीं आई थी। उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ से पैसा कमाना था। इसलिए कंपनी दीवान बनने के बाद भी खुद को व्यापारी ही समझती रही। लेकिन समय के साथ साथ कंपनी को यह समझ आ गया था कि अब उन्हें पहले से ज्यादा समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अब क्योंकि कंपनी का उद्देश्य पैसा कमाना था, इसलिए कंपनी ने दीवान बनते ही वहां के लोगों पर भारी भारी टैक्स लगा दिए और बेहद कम कीमत पर सूती और रेशम के कपड़े खरीदने शुरू कर दिए, जिससे जो कारीगर कपड़ा बनाते थे उनमें असंतोष पैदा हो गया और वे किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते थे क्योंकि दीवान भी अब कंपनी थी। और धीरे धीरे वे लोग अपना गांव छोड़कर जाने लगे। फलस्वरूप उत्पादन घटने लगा और 1770 में आया एक भयंकर अकाल जिसने बंगाल की व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब कंपनी के सामने समस्या थी कि उन्हें इंग्लैंड तक किसी भी हालत में पैसा तो भेजना ही था। इसलिए कंपनी ने सोचा कि अब क्यों ना जमीन पर निवेश किया जाए, जमीन से पैसा कमाया जाए। लगभग 20 सालों तक इस पर चर्चा होती रही और 1793 में एक नई व्यवस्था शुरू की गई जिसका नाम रखा गया स्थायी बंदोबस्त। इस व्यवस्था में किया यह जाता था कि जो लोकल राजा या बड़े अमीर लोग होते थे उनको जमींदार बना दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि आप लोग की ये जमीन दी जा रही है। किसानों की जमीन उनको दे दी जाती थी, वो उस पर खेती करवाते, उसको बेचते और कंपनी उनसे फिक्स्ड टैक्स ले लेती। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसमें एक समस्या आने लग गई। समस्या ये रही कि ये जो लोग होते थे जमींदार, ये खुद किसान नहीं थे, इसलिए जमीन की जरूरतों को नहीं समझते थे और जमीन के सुधार में किसी तरह का कोई खर्चा नहीं करना चाहते थे। तो एक समय के बाद उत्पादन जमीन से कम मिलने लगा और फिर से वही समस्या आगे कंपनी के सामने खड़ी हो गई कि वो और पैसा कैसे कमाए। तो दक्षिण भारत से एक सुझाव लिया गया। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने एक महान नीति लागू की थी जिसका नाम था रैयतवादी। दक्षिण भारत में पारंपरिक जमींदार नहीं हुआ करते थे, वहां के किसानों को ही जमींदार बना दिया जाता था जो जमीन की जरूरत को समझते थे और उन्हें रैयत कहा जाता था। इस वजह से इस व्यवस्था को रैयतवादी कहा जाता था और इसे मुनरो व्यवस्था भी बोलते थे। यही चीज अब शुरू की गई, किसानों को ही जमींदार बना दिया गया और दोबारा से जमींदारी व्यवस्था किसानों के हाथ आ गई और किसान जो भी पैदावार होती उस पर टैक्स जो भी आता अंग्रेज उसको ले लेते, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको ले लेती। अब धीरे धीरे कंपनी का रुझान व्यापारिक फसलों की ओर बढ़ने लगा। यूरोप में भारत के नील की जबरदस्त मांग रहा करती थी। 1780 के दशक में भारत से लगभग 30% नील यूरोप जाया करता था, 1810 तक लगभग 95% तक पहुंच गया। अब हर किसी को नील उगाने में फायदा दिखने लगा। रैयतवादी जो व्यवस्था थी उसके तहत तो नील उगाना ही पड़ता था लोगों को, लेकिन अब निजी किसान भी नील उगाने लगे। नए नए बैंक खुलने लगे जो नील उगाने के लिए लोन दिया करते थे, यानी उसके बीज के लिए, बैलों के लिए, हल के लिए। लेकिन अब खेतों पर मजदूरों की आवश्यकता होती थी। ये मजदूर छोटे किसान होते थे। छोटे किसान नील की खेती के लिए उनको बुला लिया जाता था और उनसे नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती के लिए जमीन का उपजाऊ होना बहुत जरूरी था। लेकिन अब एक और समस्या आ गई, वो थी भोजन की। किसान नील उगाए या चावल उगाए, क्योंकि दोनों के उगाने का समय भी यही था। अब अगर सारी जमीन पर नील ना उगाकर कुछ हिस्से पर चावल उगाया जाए, कुछ हिस्से पर नील उगाया जाए, तो भी हल और बैल तो उतने ही थे, या तो चावल उगा सकते थे या नील। लेकिन कंपनी को पैसे से मतलब था, इसलिए उन्होंने ताकत के बल पर किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई। फलस्वरूप विद्रोह हो गया। किसानों ने कंपनी और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। 1859 में नील विद्रोह शुरू हो गया था। कंपनी 2 साल पहले हुए 1857 के संग्राम से उभरी ही थी,
एक और विद्रोह उनके सामने हो गया, लेकिन ये विद्रोह सीमित क्षेत्रों में था जहां पर नील उगाया जाता था, किसानों के द्वारा किया गया था और उन्हें कोई बाहरी सहायता भी नहीं मिल रही थी। किसान ताकत में इतने ज्यादा नहीं थे, हालांकि उन्होंने शुरुआत में जमींदारों और कंपनी को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन कंपनी ने इस विद्रोह से परेशान होकर सेना बुला ली। सेना बुलाने के बाद यह विद्रोह दबा दिया गया और फिर से उन्हें जबरदस्ती नील की खेती के लिए मजबूर किया गया। 19वीं सदी के अंत तक नील कृत्रिम रूप से भी बनाया जाने लगा। यह नील सस्ता होता था और लंबे समय तक चलता था। अब धीरे धीरे भारतीय किसानों की जो नील की मांग थी यूरोप में कम होने लग गई और यहाँ का किसान परेशान हो गया, क्योंकि उन्हें नील के अलावा कुछ और अब उगाना आता ही नहीं था, क्योंकि 1810 से 19वीं सदी के अंत तक पीढ़ियां बदल चुकी थी जो सिर्फ नील उगाना जानती थी और अब नील की खेती के लिए उन्हें मूल ही नहीं मिलता था और अब नील की खेती के लिए उन्हें मूल्य ही नहीं मिलता था। कंपनी ने नील खरीदना बंद कर दिया क्योंकि यूरोप में ही कृत्रिम नील बनाया जाने लगा। तो फलस्वरूप आगे चलकर चंपारण आंदोलन के नाम से महात्मा गांधी ने 1917 में एक आंदोलन किया था, जिसके बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इतना ही था, कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन तो शुरू कर दिया, लेकिन खुद को व्यापारी ही समझते रहे और उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान दिया। यहाँ के लोगों की जरूरतों को, परेशानियों को नहीं समझा और यहाँ की आम जनता परेशान होती रही, दुखी होती रही, कष्ट सहती रही।